हमारा लोक प्रशासन का टॉपिक चल रहा है, उसका जो सिलेबस है ना, आप सबको पता है कि लोक प्रशासन का सिलेबस चेंज हो गया है ना। सितंबर 2025 में चेंज हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम तो 2026 में है ना, जुलाई में। तो आदेश की एकता का सिद्धांत, इसके नोट्स मैंने दे दिए हैं। पदानुक्रम का सिद्धांत भी दे दिया। आज हमारे नियंत्रण का क्षेत्र है ना, वो उसके नोट्स दूंगी, किस अकॉर्डिंग दूंगी। और ये नियंत्रण के क्षेत्र से 2025 में, आपको पता हो तो सितंबर में एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, सितंबर 2025 में। वहाँ से क्या प्रश्न आया था, पहले प्रश्न बता दूं मैं। मेरा पहला ही वीडियो जिसके अंदर मैंने सिलेबस भी बताया है और लोक प्रशासन में आए हुए, लोक प्रशासन का ही सिलेबस बताया है और लोक प्रशासन में आए हुए प्रश्न उत्तर थे ना, सिर्फ लोक प्रशासन के वो बताए थे। तो ये 9वां प्रश्न आया था, कि विक्टर ये था ना, 9वां प्रश्न था। सॉरी, 1 मिनट में आराम से देख लो, मेरी थोड़ी सी जल्दी है मुझे बोलने में, है ना। निम्नलिखित में से नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कार्य, व्यक्तित्व, समय और स्थान, ये 4 दिए हुए थे और ये चारों ही राइट है, सभी है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने करवाए हैं। ये देखो, सितंबर में पेपर हुआ था 2024 का, सेकंड ग्रेड SST से मैं पढ़ा रही हूँ। तो अभी ये प्रश्न भी बता दिया मैंने। ये टॉपिक है, कहते हैं कि RBSE बुक हो चाहे ऑल ओवर राज्यों की बुक हो, लोक प्रशासन कोई चेंज होने वाला नहीं है। चाहे NCERT हो, सिर्फ NCERT की भाषा होती है ना, वो थोड़ी कठिन होती है। मैं 11 क्लास की RBSE की बुक राजस्थान में, चाहे आप RBSE से जाओगे चाहे UPSC जैसे कि होता है ना, NCERT के जाओ, कहीं भी जाओ, उसके प्रकार है, उसका अर्थ है, उसका क्षेत्र है, समान ही होगा। इतिहास आप कहीं से पढ़ो, कोई भी बुक से पढ़ो, सभ्यताएं चेंज होने वाली नहीं है, महाजनपद चेंज होने वाला नहीं है ना, उसी तरह लोक प्रशासन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये इसी से मैंने सारे करवाए। ये आप देख सकते हो, ये पद सोपान का सिद्धांत और ये पद सोपान का अर्थ, ये है ना, आप देख सकते हो, अर्थ है, विशेषता, परिभाषा है, सब इसके नोट्स पहले पार्ट में दी थी मैंने। ये आदेश की एकता का सिद्धांत, इसके भी नोट्स यहीं से बनाए, क्योंकि ये सारे टॉपिक नए जुड़े हैं। आज मैं यहाँ से कराऊंगी नियंत्रण का क्षेत्र, इसको पूरा करूंगी बहुत जल्दी, सिर्फ नोट्स दे रही हूँ। बाकी आसान भाषा में भी थोड़ा सा समझा लूंगी, जिस तरह से मैंने पद सोपान का सिद्धांत बताया था ना, आपको आसान भाषा में समझाया था। किस तरह से समझाया था कि पद सोपान का सिद्धांत क्या होता है। ऊपर या उच्च पद या निम्न पद, उच्च पद पे आप देखोगे तो UPSC लेवल, जिला कलेक्टर वगैरह होते हैं ना, SDM वगैरह होते हैं। निम्न पद यानी कि 4th ग्रेड की अभी भर्ती राजस्थान की बहुत चर्चा में रही है। SOG का बड़ा कारनामा हुआ है, SOG ने बड़े खुलासे किए हैं, माइनस नंबर के ज़्यादा हो गए हैं, जिसके 5-6 नंबर थे उसके 259-60 हो गए हैं। तो ये किसके थे, ये SOG के घोटाले थे। तो ये सब निकालना, SOG ने बहुत अच्छा काम किया, क्या पता 4th ग्रेड में भी हुआ हो। जांच तो चल रही है, सरकारें आती रहेगी, वो सरकार आएगी तो उसकी भर्तियों की जांच होगी, एक सरकार आएगी तो उसकी होगी। बीच में हमारा समका ही होता है, हमारा क्या होता है, घमासान हो जाता है, हम रह जाते हैं पीछे, बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी, है ना। तो एक बार और कोशिश करते हैं और तैयारी करते हैं। RPSC हो चाहे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, और मैं तो अपना क्या ही बताऊं। तो नियंत्रण का क्षेत्र, जिस तरह से आदेश की एकता का बोला कि क्या कहा था मैंने, आदेश की एकता के नोट्स दिए थे, उसमें ये बताया था गया था कि एक अधिकारी होता है, वो एक अधीनस्थ यानी कि निम्न कर्मचारी होता है ना, उसके अंडर में जो कार्य करते हैं, तो एक ही आदेश दे। ऐसा ना हो कि जैसे कहते हैं ना, एक तो नौकर और सारे होके घर में मालिक होते हैं ना, मारवाड़ी भाषा में, वो किस किस का माने, तो विरोधाभास हो जाता है, कार्यों में अस्पष्टता आ जाती है, कार्यों में देरी हो जाती है। किस कारण से होती है कि हमारे घर में, जैसे कि हम तो ऐसे हैं नहीं VIP कि नौकर रखे, लेकिन नौकर होगा तो मेरा बच्चा अलग से काम देगा उसको, मेरी सासू अलग देगी, मेरा ससुर अलग देगा, मेरे हस्बैंड है वो उसको काम अलग देंगे, वो किस किस का काम करेगा, तो पहले तो बड़ों का करेगा, फिर छोटों का करेगा, इस तरह से करेगा। तो फिर कार्य में जो मैं बच्चों ने या किसी ने और ने दिया ना लास्ट में कार्य, वो बहुत देर से हो जाएगा, तो वो क्या होगा, फिर झगड़ा होगा, विरोधाभास हो जाता है। उस तरह से कह रहे हैं कि एक अधिकारी, हेनरी फेयल ने कहा है कि एक अधिकारी एक ही कर्मचारी को आदेश दे, वो था आदेश का सिद्धांत। पद सोपान का भी बता दिया। नियंत्रण का क्षेत्र भी यही है कि एक अधिकारी कि नियंत्रण क्षेत्र में कितने लोग कार्य कर सकते हैं, यानी कि स्थान देखो, कार्य, स्थान, व्यक्ति सब पूछा ना अभी, सभी इसी के हिस्से हैं नियंत्रण के। यानी कि कार्य है तो सब मिलके एक कार्य दे देंगे तो वो आसानी से कर लेंगे, अलग अलग कार्य देंगे तो आपका जो कार्य है ना वो सही नहीं होगा। एक दूसरा नंबर स्थान, आप एक संगठन है, जैसे कि घर है ना, मेरा घर है जैसे कि, तो इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन बड़ी सी हवेली वगैरह मान लो, तो अगर हवेली है उसके अंदर एक बड़ा सा यानी कि राजा होता है, राजा महाराजों की उदाहरण दे दूं मैं आपको, या परिवार में बड़ों का दे दूं कि एक राजा होता है, वो किस किस को यानी कि कंट्रोल करेगा।
तो राजा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद मंत्री, इस तरह से होते हैं ना। अगर ज़्यादातर आपके पास में अधीनस्थ या कर्मचारी होंगे तो उसका नियंत्रण क्षेत्र एक ही छत यानी कि महल के अंदर है, तो आप उसको सबको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, एक ही छत के नीचे नहीं है, दूर दूर है, किसी को यानी कि पहले क्या बनाते थे पता है, सामंत बनाते थे, कहाँ का कोई किसी का सामंत है। जिस तरह से अशोक भी पहले देवगिरी वगैरह का सामंत या वगैरह होते थे ना वो, तो वो इस तरह से अगर दूर दूर है तो उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता राजा, तो फिर कार्य में बहुत देरी होती है ना, क्योंकि वो पता नहीं क्या कार्य कर रहा है, कितने टैक्स वसूल कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जांच पड़ताल हो रही है नहीं हो रही है, आय व्यय का लेखा जोखा है नहीं है। तो नियंत्रण के क्षेत्र का ये कारण है। एक तो कार्य क्षेत्र कि आपका कार्य क्षेत्र कितना स्पष्ट है, कितनों को दिया है, एक कार्य दिया है या अलग अलग दिया। एक स्थान आप एक ही छत के नीचे कर रहे हो, पूरा संगठन या कंपनी है तो आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर दूर दूर आपके संस्थाएं खोली हुई है तो वहां जाने में देरी हो जाएगी और कार्यों में देरी होगी। स्थान और व्यक्ति, आपके व्यक्ति तो कितने प्रशिक्षण करता है कि उन्होंने कितनी, जैसे कि बीएडधारी कितने हैं, 12th पास कितने हैं, 10th पास कितने हैं, ग्रेजुएशन कितने हैं, उस तरह से उनका विभाजन होता है। तो ये अब बस मैंने विशेषता बता दी आपको। और ये इसी तरह की तरह ये भी उसी के अंदर आएगा। एक अधिकारी होगा ना बड़ा सा, तो अधिकारी किस में, पद सोपान में। आदेश देना, तो आदेश भी देना पड़ेगा ना। नियंत्रण में क्या होता है, अगर आप आदेश और कार्य नहीं दोगे तो कार्य कैसे होगा। तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, किससे, पद सोपान से, आदेश की एकता से भी जुड़ा हुआ है। तो अब मैं सिर्फ नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, आप समझ लेना। और मैंने MCQ बता दिया किस तरह से। MCQ ये 2026-25 में आया था, लेकिन पूर्व एग्जाम के प्रश्न मैंने नहीं बताया, क्योंकि नियंत्रण का क्षेत्र अब की बार स्पष्ट लिखा है लोक प्रशासन के सिद्धांतों में या संगठन के सिद्धांतों में। पहले भी थे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आया है तो ये तो थे ना, उस पर सिर्फ नाम नहीं था कि लोक प्रशासन के सिद्धांत इस तरह से लिखा हुआ था। लेकिन अब की बार पद सोपान का लिख दिया, आदेश की एकता का लिख दिया, नियंत्रण का लिख दिया, प्रत्यायोजन का लिख दिया और समन्वय का लिख दिया, स्टाफ और लाइन का लिख दिया। तो अब तो स्पष्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। अन्य नाम नियंत्रण सीमा विस्तार की सीमा विस्तार क्षेत्र जो भी है वो इनके नाम है। इनकी नियंत्रण की सीमा कहाँ तक होगी, इनका विस्तार कितना है, विस्तार का क्षेत्र क्या क्या है। अर्थ एवं परिभाषा, इस जियो के पहले टॉवर है ना नहीं आते थे, एयरटेल के नहीं आते थे, क्योंकि इनकी टॉवर लगे हुए नहीं थे। अब टॉवर लग गए तो आराम से हो रहा है, उन पर कंट्रोल हो रहा है, नहीं तो सीमा क्षेत्र से बाहर थे। और हम भी ज़्यादातर कवरेज क्षेत्र से बाहर रहते, क्योंकि हमारा जो गाँव है ना वो पहाड़ी इलाकों में। और स्पैम कंट्रोल, नियंत्रण इस ये क्या कहते हैं, स्पैम है नहीं विस्तार, कंट्रोल है नहीं नियंत्रण। ये है ना, ये कमांड का भी आया था, जो 4 दिए थे ना, POCCC 5 जो दिए थे हेनरी फ्योल ने, उसके वो भी एग्जाम में प्रश्न आ गया था। मैंने पूरे एग्जाम के प्रश्न करवाए हैं, वहाँ देख लेना। और इतिहास का जो आज कमेंट किया मेरे भाई ने कि मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन ये टॉपिक नया जुड़ा है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में तो आता ही है हिस्ट्री में, और सेकंड ग्रेड में अब की बार जुड़ा है, मैंने देखा है। तो हमको तो ऐसे ही पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री का पहला ही टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और उसकी पूरा पाषाण काल, मध्यम पाषाण काल। तो उसको मैं नोट्स बना रहे, बाकी मेरे नोट्स थे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नहीं है, और विश्व इतिहास के अंदर आएंगे ना पूरे करवा लूँगी। जिस तरह से हमारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है, रूस का संग्राम है ना, फ्रांस की क्रांति है, ये सभी हैं टॉपिक हमारे। लेकिन अब की बार ये 2 और नए जोड़ दिए हैं, तो हम सब इनको मिलकर करेंगे और मैं नोट्स शेयर कर लूँगी आपके पास बहुत जल्द। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन हाउस वाइफ को काम बहुत हो जाता है, काफ़ी परिस्थितियां भी हैं, लेकिन कोशिश तो करने में क्या जाता है। एक बार तो सेलेक्ट होंगे और सक्सेस भी होंगे, बहुत जल्द होंगे। और आप सबको भी दुआएं देती हूँ कि पहले आप मेरे से आप पहले लगे, बस मेरी तो यही कामना है और यही दुआ है आप सबके लिए। ये परिभाषा देखते हैं। दिमाग के अनुसार किसी भी संगठन में उसके प्रमुख अधिकारी और उसके मुख्य सह अधिकारियों के बीच सीधे और नियमित संचार संपर्क को नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। मैंने बता दिया इनका संपर्क जो है दिमाग ने की परिभाषा, क्योंकि RBSC की बुक है तो परिभाषा यही आएगी। प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार इसकी सीमा उन कार्य इकाइयों की संख्या है जिसका संचालन उच्चाधिकारी स्वयं करते हैं। तो उच्चाधिकारी कौन होते हैं, वही पद सोपान का सिद्धांत इससे मिलता जुलता है ना। नियंत्रण की विशेषता क्या क्या इंपॉर्टेंट तो यही है तो, और इसकी प्रभावित करने वाले तत्व, ये 2 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो न चाहते हुए भी वीडियो बड़ा हो जाता है, क्या करूँ, कुछ बातें हो जाती हैं। यह पद सोपान आदेश की एकता से भी जुड़ा हुआ है। आदेश देने, पालन करने, औपचारिक सीमाओं से संबंधित औपचारिक अनौपचारिक तत्वों को परिभाषित करता है। इसका संबंध कार्यों की गुणवत्ता में सीधा संबंध होता है।
नियंत्रण का क्षेत्र निर्धारण यानी कि अधीनस्थों की संख्या पर कार्य करता है। अधीनस्थ होता है ना, जैसे कि आपके नीचे कितने अधिकारी आपके पास है, कितने कर्मचारी जिसके पास आप कार्य करवाते हो, तो उनकी संख्या पर निर्धारित करता है कि आप कितना कार्य करोगे। लेकिन संख्या के बारे में एक मत नहीं है, क्योंकि ये भी अभी मैं ग्रे लुकास है ना, उसको बताएगा कि कितनी संख्या होनी चाहिए। एक समय में एक साथ कितने अधीनस्थों पर अच्छा नियंत्रण रख सकता है, यानी कि एक अधिकारी होता है वो। अभी देखो ये तो सारे इसके ये भी है रहे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वीडियो नहीं होगा क्या। ये जो परीक्षा में प्रश्न आया था वो है, देखो ये देखो नियंत्रण और आर्द्र वो बताया ना, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तित्व, स्थान, ये प्रश्न आया ना। यह अवधि, उद्देश्य, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हैं, पर्यवेक्षक तकनीकी, प्रत्यायोजन, ये सभी है। नवीन कारक कौन कौन से, ये तो थे परंपरागत कारक। ये तो है ना निबंधन के क्षेत्र को ग्रे कूनाज है ना, इसका इम्पोर्टेंट है, इसकी पुस्तकों को भी याद रखना। और इन्होंने जो वर्णन किया था, तो ये नियंत्रण का क्षेत्र है ना, ये कह रहा है कि एक अधिकारी कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है। ये कह रहे हैं कि कार्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे वो नियंत्रण रख सके। अच्छे नियंत्रण की यार कुछ विशेषताएं, तो हैमिल्टन ने कहा था 3 से 4 उसके अधिकारी, एक अधिकारी के पास इतने कर्मचारी होने चाहिए। फेयल के अनुसार 5 से 6 कर्मचारी होने चाहिए जिससे वो अच्छा नियंत्रण रख सके। ग्रेकुनाज के अनुसार क्या कहा कि 5 या 6 होने चाहिए। और जबकि गुलेक ने कहा था, ये परीक्षा में शायद कहीं यूजीसी नेट वगैरह में आया था, मैंने कहा चाहे यूजीसी नेट हो लोक प्रशासन में या फर्स्ट ग्रेड आप देख रहे हो, आरबीएसई और अथॉरिटी बुक से यहाँ से प्रश्न आते हैं फर्स्ट ग्रेड में भी, क्योंकि इतिहास में हमारे पास सेकंड ग्रेड है लेकिन इतिहास में फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, रीट में भी वो टॉपिक है, तो प्रश्न तो आएंगे। ग्रेकुनाज के अनुसार बता दिया मैंने। पी देशराज ने कहा कि 8 से 10 अधीनस्थ यानी कि अधिकारियों कर्मचारियों के पास कर्मचारी होते हैं, उस पर एक अधिकारी होना चाहिए, वो उस पर नियंत्रण रख सकता है। जबकि रामास्वामी शेखरन ने कहा था कि 12 होने चाहिए। तो ये सब इनका मत है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना, हैमिल्टन और फेयल को याद करना, और ग्रेकुनाज के तो 100% याद करना, क्योंकि ये तो ज़्यादातर पूछे जाएंगे कि ये जो टॉपिक है ना, ये इस पर ही नियंत्रण है, ज़्यादातर इस पर ही है। उर्विक के अनुसार नियंत्रण की व्याख्या क्या है कि उत्तरदायित्व की मात्रा से जोड़कर, यानी कि आपके पास उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायित्व की मात्रा से जोड़कर करते हैं उच्च अधिकारी। उच्च उत्तरदायित्व उसके क्षेत्र को कम, निम्न उत्तरदायी नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत बनाता है। यानी कि ज़्यादातर आपके पास उत्तरदायित्व ज़्यादा है तो इसके क्षेत्र को क्या करते हैं, ये कम करते हैं, क्योंकि आपका कार्य नहीं हो सकता, दूर दूर जाके आप कार्य नहीं कर सकते अगर ज़्यादा आपके पास उत्तरदायित्व है तो। और निम्न उत्तरदायित्व नियंत्रण क्षेत्र को विस्तृत बनाता है, यानी कि आपके पास उत्तरदायित्व कम है तो आप ज़्यादा काम करोगे, क्योंकि इतना टेंशन नहीं रहता, हार्डेक नहीं रहता, कहते हैं ना मारवाड़ी में हार्डेक। उर्विक के अनुसार क्या कहा, उर्विक क्या कह रहे हैं कि कितने पर अधिकारी कर सकते हैं, तो उच्च अधिकारी होता है ना, उच्च नियंत्रण सिर्फ 4 से 6 अधिकारियों के पास अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी उसके पास होने चाहिए, तो वो नियंत्रण अच्छा रखेगा। मध्यम में ज़्यादातर 6 से 8 तक, और निम्न में बोला 8 से 12 तक होने चाहिए। ये कह रहे हैं उर्विक ने कहा है कि कितना उत्तरदायित्व और कितने अधीनस्थ कर्मचारी इनके अधीनस्थ होने चाहिए। उर्विक नियंत्रण के आदर्श 4 और ग्रेकुनाज है ना वो 5 बताते हैं, ये नोट है और इम्पोर्टेंट है ना। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने कहा 2025-26 में तो बताया है मैंने, लेकिन एग्जाम 25 में ही हुआ था, और इसका मैंने देखा आपको बताया कि ये प्रश्न आया था। तो परंपरागत कारकों से आया था कि नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो परंपरागत में व्यक्ति, तो मैंने बता दिया कि एक प्रभावशाली प्रतिभाशाली है व्यक्ति जो भी है तो वह अधिक नियंत्रण रख सकता है, नहीं तो नहीं। अगर आप एजुकेटेड हो, थोड़ी सी बुद्धि यानी कि ज़्यादा आपके पास थोड़ी सहन शक्ति वाले हो, तो आप उसको यानी कि अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं आपके अंडर में जो कार्य कर रहे हैं उस पर नियंत्रण अच्छा रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। स्थान संगठन संख्या एक दांत के नीचे है, तो एक दांत नहीं, मैंने गलत लिखा है ये, एक छत के नीचे, नहीं सॉरी मैंने पढ़ा गलत है। संगठन या कंपनी जो भी है ना, संस्था एक छत के नीचे है तो नियंत्रण को रखा जा सकता है, क्योंकि सब पास में है और देख रहे हैं, वहाँ कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी फुटेज लगा दी, आराम से नियंत्रण रख सकते हो आप, रखा जा सकता है। लेकिन अनेक स्थानों क्षेत्रों में फैला है तो नहीं रख सकते। है तो सही, बहुत दूर ही आप कैमरा वगैरह से देख सकते हो, लेकिन आप ज़्यादातर नहीं रख सकते। कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कुछ भी कार्य हो रहा है, सबकी स्पष्टता नहीं होगी, है ना। और यहाँ से हूबहू यही पॉइंट पूछे थे। और अब अवधि, यानी कि संगठन जितना पुराना होगा उतने ही कार्य प्रकारी प्रक्रियाएं नियम स्पष्ट होंगे। यानी कि जो पुराना है ना, आप देख लेना, जहाँ जो पुरानी कंपनियां है ना वो ज़्यादातर चल रही है, न्यू नहीं चलती, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति इतनी नहीं होती, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। आप कोई भी बिजनेस लगा दो, एक बार तो आपको
यानी कि पीछे आना ही पड़ेगा। फिर आप धीरे 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 अगर आप पेशेंट रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अधीनस्थ उनमें पूर्ण परिचित होते होंगे और नियंत्रण की क्षमता भी अधिक होती है। आपको सबको पता है जियो की कंपनी है, एयरटेल है, अगर अमेजोन है तो कितना पुराना नाम है, अमेजोन से कितना टाइम यानी कुछ भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो आप परिचित भी है ना वहाँ। उद्देश्य अथवा कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति एक ही उद्देश्य है और कार्य की गति सभी को नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है नहीं घट जाती है। यानी कि कार्य की प्रकृति और एक ही उद्देश्य है तो कार्य की गति सभी है। एक तो नियंत्रण क्षमता, नहीं तो उससे नियंत्रण क्षमता नहीं हो जाए, नहीं तो घट जाएगी। एक उद्देश्य होना चाहिए, एक कार्य होना चाहिए, तो जिससे आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और कार्य की प्रकृति भी स्पष्ट हो जाएगी। नहीं तो अलग अलग होगा तो मैंने कहा डिफरेंट होगा ही होगा। पारिवारिक परिस्थितियां तो होती हैं, आप देखोगे कहीं कहीं जाओगे तो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, कभी कभी अपनी घर की परिस्थितियों के कारण वो जो गुस्सा होता है वो आके आपके कर्मचारियों पर डाल देते हैं और गुस्सा होते हैं। चाहे स्कूल में हेडमास्टर है, चाहे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है ना, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, जो भी है, वो कभी किसी का तलाक हो चुका है, पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं, सास, ज़्यादातर आजकल तो हमने देखा है कि सास बहू में झगड़े होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर नरमाई से और मोहब्बत से पेश आ जाओगे तो कुछ नहीं होता। थोड़ा सा आपको सहन करना ही पड़ता है अगर परिवार को बचाना है तो ये आता है। मैं मेंटली टॉर्चर होते ही हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। पर्यवेक्षण की तकनीकी भी होनी चाहिए कि यानी कि अगर उच्च यानी कि है ना, अगर ये मैंने सही नहीं लिखा, लेकिन अगर उच्च अधिकारी के पास आधुनिक तकनीकी है यानी कि नवीन नवीन तकनीकी, कंप्यूटर है वगैरह जो भी है ना, तो संगठन को नियंत्रण और नियंत्रण अधिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रत्यायोजन की सुविधा, कार्यों का बंटवारा। प्रत्यायोजन की ये कार्य है, सब कर रहे हैं लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा बांट दो और उनसे आराम से कहो कि आराम से करो, आज नहीं तो कल हो जाएगा। धीरे धीरे से आप अगर मोहब्बत से प्यार से कहोगे, थोड़ा सा बोनस वगैरह का भी लोभ वगैरह दोगे। वो जो किया था ना, किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने वगैरह किया था, पीस रेट जो पुस्तक लिखी थी ना वहाँ पर, तो पीस रेट की सुविधा से पैसे या कुछ कार्यों का बंटवारा करके या कुछ बोनस देंगे तो मनोबल बढ़ेगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी और कार्य भी अधिक होगा। नवीन कारकों में तो ये सभी नवीन जो संचालित है, संप्रेषण टेक्नोलॉजी वगैरह आती है ना, ये देखो संप्रेषण की प्रक्रिया, सूचना क्रांति, फैक्स, टेलेक्स, इंटरनेट, सेलफोन सभी आजकल की जो नवीन है। विशेषज्ञों का उपयोग, उच्च अधिकारी, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होना जिससे नियंत्रण है ना प्रभावशाली पूर्ण रहता है। यानी कि आपके पास प्रशिक्षण भी होना चाहिए किसको सही। यूपीएससी में आप जब लगते हो तो कहाँ जाते हो, होता है ना, नहीं होता, आपका भी प्रशिक्षण होता है ना, वो है कहाँ, लपसाना है शायद, लपसाना होता है ना शिमला में, वहाँ है प्रशिक्षण करता। तो वहाँ आप यूपीएससी के अधिकारियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर आपको ड्यूटी दी जाती है। टीना डाबी वगैरह आज तो बहुत ही चर्चा में, झंडा वगैरह में भी बहुत चर्चा में रही है। टैलेंटेड है और सही है, बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा जाता है ना, ऐसे ही नहीं पहुँचा जाता। ग्रेको नाच द्वारा 1933 में इनकी पुस्तक थी, रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संबंधों का संगठन है, चाहे कुछ ऐसा है। लेख में नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र का, अटेंशन, है ना, तो इसमें क्या कहा है, ध्यान का क्षेत्र। अटेंशन किसके अंदर है पता है आपको, साइकोलॉजी में, तो ध्यान का क्षेत्र कहा है। और ग्रेको नाच के अनुसार उच्च अधिकारी का नियंत्रण केवल अधीनस्थों की संख्या तक नहीं होता, बल्कि उसे अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंधों और समूहों पर भी ध्यान देना होता है। ये ग्रेको नाच कह रहे हैं कि उनकी संख्या पे आप ध्यान नहीं दे सकते, आपका ध्यान जो आपके अधिकारी होते हैं ना, वो आपके रिलेशन, आपके संबंध, आपके हाव भाव, आप किस तरह से मोहब्बत से पेश आते हो या आप गुस्से से हो, उस पर भी ध्यान देना होता है, ये कह रहे हैं। इन संबंधों के प्रकार भी इन्होंने बताए थे, तो याद रखना ये प्रकार पूछे जा सकते हैं। प्रत्यक्ष इकहरे जो DCR यानी कि डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, और प्रत्यक्ष समूह, और ये है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, और त्रियक संबंध यानी कि क्रॉस रिलेशनशिप। ये 3 प्रकार के ग्रेको नाज ने बताए थे रिलेशन, यानी कि आप उस संख्या को ध्यान में न रख के आप उसके संबंधों को भी ध्यान में रखें फिर कार्य करें, और आप उससे दिन की प्रेम भाव यानी कि संबंध बनाए, आप उससे बातचीत करें, ये कह रहे हैं ग्रेको नाच। ग्रेको नाच ने उच्च अधिकारियों के संबंधों की गणना करने के लिए 4 गणितीय सूत्र भी दिए थे। तो प्रत्यक्ष इकहरे संबंधों की संख्या कितनी थी, ये सूत्र दिया। प्रत्येक समूह संबंधों की संख्या कितनी, ये सूत्र दिया। त्रियक संबंधों की संख्या कितनी, ये सूत्र भी पूछ सकते हैं। और ये सारणी थी कुल संबंधों की संख्या, ये चौथा सूत्र। 4 सूत्र दिए थे, 3 सिद्धांत या विशेषताएं बताई थी। ये ग्रेको नाच की याद रखना, उनकी पुस्तक याद रखना। और ये सभी दिए थे इन्होंने अधीनस्थों की संख्या, प्रत्यक्ष इकहरे संबंध, प्रत्येक समूह संबंध, त्रियक संबंध और कुल संख्या। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है मुझे तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक देखा यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, वो जो आगे पढ़ाया वहाँ से आएगा, क्योंकि ये बड़ा दिया होता है RBSC बुक में। ग्रेको नाच के अनुसार अगर अधीनस्थों की संख्या वृद्धि होती है, यानी कि जो कर्मचारी है वो ज़्यादा है, तो उनके संबंधों में भी वृद्धि होगी, संबंध अच्छे होंगे। 5 अधीनस्थों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी जाए तो 122 वृद्धि
उनके संबंधों में वृद्धि होती है। यह बढ़ोतरी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बढ़ोतरी संबंधों की ज़्यादा हो गई ना, वो खराब हो गई। यानी कि आप कहते हो ना, मारवाड़ी में भी कहते हैं कि ज़्यादा कहीं नहीं रहना, ज़्यादा किससे बात नहीं करना, ज़्यादा रहोगे तो हूंगा पड़ो, मारवाड़ी में गए तो घणो कटे नहीं जानो, ठीक सही जानो, और थोड़ा सा और अच्छा और कम होना चाहिए, वही काफ़ी है। अधिष्ठों की आदर्श संख्या 5 होनी चाहिए, जिस पर स्व संबंधों पर ध्यान दे सकता है, और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतनी ही होनी चाहिए। ये हुआ तो बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन क्या करूँ, इससे ज़्यादा नोट्स थे, फिर भी